नमस्कार साथियों। आज हम ब्रिटिश भारत और औपनिवेशिक भारत की अंतरिम सरकार की गठन, संरचना, आधार और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्तियों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ से यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां अनेक बार मंत्रियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इस व्याख्यान में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्रिटिश भारत वर्ड का क्या मीनिंग है, डोमिनियन इंडिया अथवा औपनिवेशिक भारत का क्या मतलब है, और व्हाट इज़ द इंटरिम गवर्नमेंट और अंतरिम सरकार क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन ब्रिटिश इंडिया में, डोमिनियन इंडिया में और इंडिपेंडेंट इंडिया में कब कब हुआ है और क्या क्या इसके मुख्य आधार रहे हैं। तो आइए इस बारे में परिचर्चा करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मैनी टाइप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले ब्रिटिश भारत। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटिश इंडिया? देखिए, ब्रिटिश भारत का मतलब है कि वह भारत जिस भारत को पहले कंपनी अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्री के नाम से, कॉलोनी के नाम से, उपनिवेश के नाम से जाना जाता था, वह कंपनी का भारत था, कंपनी इंडिया था। जॉन किथ ने जो अपनी बुक द कंपनी स्टेट के नाम से लिखी है, उसमें कंपनी भारत के नाम से इसका जिक्र किया गया है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक उपनिवेश था, उसे कंपनी इंडिया अथवा कंपनी भारत के नाम से जाना गया। 1858 का जो अधिनियम 1858 का द बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया के नाम से जो अधिनियम लेकर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन से भारत की शासन सत्ता का डायरेक्ट संचालन होने लगा। एट दैट टाइम आवर कंट्री नॉन एज ब्रिटिश इंडिया। उस समय से हमारे देश को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश भारत कब तक रहा? जब तक भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ब्रिटेन की हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट, महामहिम की सरकार के द्वारा डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया का दर्जा नहीं दिया गया, तब तक ये ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स बिफोर 15 अगस्त 1947 इसे ब्रिटिश भारत कहा जा सकता है। 1858 से लेकर 1947 की इस तारीख तक ये ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना गया। जितने भी अधिनियम लाए गए उन्हें ब्रिटिश भारत के अधिनियम कहा गया। प्रोविंस को ब्रिटिश भारत के प्रोविंस कहा गया। प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से उनको जाना गया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 की तारीख तक इस भारत को डोमिनियन इंडिया के नाम से जाना गया। देन 3 जून प्लान, जब 3 जून 1947 को विभाजनकारी अथवा जून प्लान को लागू किया गया, उसके बाद भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 जारी होता है और उस अधिनियम के फीचर्स के रूप में, प्रोविजंस के रूप में, देर आर 2 डोमिनियन स्टेट विच नेम आर विल इंडिया, डोमिनियन इंडिया एंड डोमिनियन पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, औपनिवेशिक भारत और औपनिवेशिक पाकिस्तान के नाम से इनको जाना गया। जब तक इन देशों का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक इसे औपनिवेशिक भारत अथवा औपनिवेशिक पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये औपनिवेशिक भारत था, डोमिनियन स्टेट था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 15 अगस्त 1947 को स्वीकार किया। जिस डोमिनियन स्टेट के स्टेटस के लिए इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, वह संघर्ष की परिणति उन्हें 1947 में देखने को मिली। देन यू कैन सी इन दिस पीपीटी हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान जो ईरानी मूल के स्वरूप से और आक्रांताओं के नाम से उसे जहाँ से को है के उच्चारण से जाना जाता है, सिंध नदी के उस पार रहने वाले लोगों की सरजमीन को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान का जिक्र बार बार कैबिनेट मिशन योजना के तहत भी किया गया। सिखों के द्वारा भी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का जिक्र किया गया और सिखों के लिए सिक्किस्तान की मांग की गई। भारत और इंडिया
हमारे मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अथवा मॉडर्न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये मेंशन किया गया है, देयर शैल बी भारत दैट इज इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जिसे इंडिया के नाम से जाना जाएगा वह राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत और इंडिया में इस नाम से कोई अंतराल नहीं है, अपितु भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम बेसिकली हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित किए गए हैं। जहाँ तक भारत नाम का विवेचन है वह प्राचीन वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य से जुड़ा हुआ है। भरत नाम के राजा अनेक उपाधियों से सर्जित हुए हैं जिसके नाम पर इसे भारत के नाम से जाना गया है। इंडिया जो बेसिकली ग्रीक वर्ड है और जो इंडस से संबोधित होता हुआ इंडिया के रूप में कन्वर्टेड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम गवर्नमेंट? आप अंतरिम सरकार से क्या समझते हैं? अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक ट्रांजिशन फेज के लिए किसी गवर्नमेंट का गठन करना। पहली बार अंतरिम सरकार का गठन ब्रिटिश इंडिया में किया गया और ये गठन 2 सितंबर 1946 को तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड वेवेल तथा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार एक संक्रमणकालीन सरकार होती है जिसे निश्चित समय के लिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन भारत में केवल एक बार हुआ और वह 2 सितंबर 1946 को हुआ। इस अंतरिम सरकार का ब्रिटिश भारत की अंतरिम सरकार का पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को किया गया और स्वतंत्र भारत की पहली और अंतिम जो अंतरिम सरकार है वह 15 अगस्त 1947 को बनी। तो ये दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण से ध्यान रखनी है कि अंतरिम सरकार का पहली बार गठन जो हुआ वह ब्रिटिश भारत के लिए हुआ 2 सितंबर 1946 को और इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को हुआ तथा स्वतंत्र भारत की पहली और अंतरिम सरकार का गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार और स्वतंत्र सरकार में क्या अंतर होता है? स्वतंत्र सरकार बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी विशेष उद्देश्य के कार्य करती है जब तक उसे जनता की सहमति से या पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता प्राप्त होती है वह सरकार कार्य करती है। अंतरिम सरकार उस स्पेसिफिक एम्स तक ही कार्य करती है, उस एम्स की प्राप्ति के बाद उस अंतरिम सरकार का विघटन हो जाता है अथवा वह अंतरिम सरकार नहीं रहती है। इसलिए स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार केवल एक बार बनी है, ब्रिटिश भारत की अंतरिम सरकार केवल एक बार बनी है। तो ये थी औपनिवेशिक भारत की सरकार अथवा स्वतंत्र भारत की सरकार 15 अगस्त 1947 और ब्रिटिश भारत की सरकार 2 सितंबर 1946 एंड रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1946। ये हमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब है कि अंतरिम सरकार जिसे अंतरिम कैबिनेट के नाम से, अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है, उस अंतरिम सरकार का क्या प्रावधान था और कहाँ उसका उल्लेख किया गया। सबसे पहले ब्रिटिश भारत के लिए जो कैबिनेट मिशन लाया गया, आई हैव डिस्कस माई फॉर्मल लेक्चर्स अबाउट द कैबिनेट मिशन प्रपोजल, हिस्टोरिकल ग्राउंड एंड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड प्रोविजंस ऑफ द एंड मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन इन अंडर द ब्रिटिश इंडिया। कैबिनेट मिशन की जो अनुशंसाएं थी, प्रस्ताव थे, प्रावधान थे, उनके बारे में मैंने पूर्व व्याख्यान में आप सबको स्पष्ट किया और इसी का एक मुख्य प्रावधान था कि संविधान सभा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए और ब्रिटिश इंडिया जब तक संविधान सभा एक पूर्ण संविधान का निर्माण नहीं कर देती और संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक एक सरकार भारत की शासन व्यवस्था का, ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था का संचालन करेगी जिसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाएगा, जो कि संविधान बनने तक कार्य करने वाली एक पूर्ण सरकार होगी। अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने वाली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार के नाम से इसे जाना गया। ये भारत की जो सरकार थी अंतरिम सरकार, उसे नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। ब्रिटिश भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और यह लगभग 14 अगस्त 1947 तक कार्य इसने किया। तो पहली बार अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश इंडिया की अंतरिम सरकार का गठन अथवा इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूट ऑन 2 सितंबर 1946, जो 14 अगस्त 1947 तक कार्य कर रही थी। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जिसे
चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये इसमें 9 और 6 सीटों का आवंटन किया गया। 14 का जो प्रावधान है वह क्यों है, ये प्रश्न स्वाभाविक है, इसलिए है यदि आपने वेवेल प्लान को ध्यान से सुना होगा तो देखा कि उसमें जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें 14 मेंबर्स का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग से होंगे, 5 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे, 1 सदस्य सिख समुदाय से होगा और 1 सदस्य वंचित समूह से होगा। ऐसे 12 सदस्य, 1 कमांडर इन चीफ होगा तथा 1 गवर्नर जनरल और एंड द वाइसराय होगा। ऐसे 14 मेंबर्स। इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में जिक्र किया गया, जब क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना में कहा गया कि रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, वाइसराय अथवा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करने की बात की गई, नई कार्यकारिणी परिषद के सृजन करने की बात की गई। उसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि 14 मेंबर्स होंगी। तो यहाँ उन 14 मेंबर्स को फुल प्लेस उसको इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कन्वर्ट करने के लिए 14 मेंबर्स का प्रावधान किया गया, जिसमें 9 मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए रखे गए और 6 मेंबर मुस्लिम लीग के लिए रखे गए। कांग्रेस के द्वारा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और वह उनको अपने हिसाब से बातचीत करके सीटों का आवंटन करेगी अथवा उन्हें अंतरिम सरकार में शामिल करेगी। उत्तरदायित्व इंडियन नेशनल कांग्रेस पर दिया गया। इस सरकार के उपाध्यक्ष, जिसे प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष भी थे, और वो 14 मेंबर्स के अलग हो गए। इसका मतलब था कि अब तक जो 12+1+1 का प्रोविजंस था उसे समाप्त करके 14 का प्रोविजंस कर दिया गया कि 9 मेंबर्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे एंड 6 मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम लीग से होंगे। कांग्रेस के लिए 9 सीटें तय की गई, लीग के लिए 6 सीटें तय की गई। लेकिन मुस्लिम लीग ने जब 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्घोषणा की गई कि एक संप्रभु संविधान सभा हो गई और इस संप्रभु संविधान सभा में अखंड भारत अथवा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इस बात से ऐतराज करके 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा नेहरू के इस भाषण का बहिष्कार किया गया और ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के निर्माण के लिए कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान के गठन के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की बात कही गई। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए अथवा पाकिस्तान के सपने को पूर्ण करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। इसलिए 2 सितंबर 1946 को उन्होंने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में अपनाया कि 2 सितंबर को शोक दुख का दिवस है कि वो इस सरकार में भाग नहीं लेंगे, जिस सरकार में पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की बात इस सरकार के उपाध्यक्ष के द्वारा कही जा रही है। इसलिए 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 सितंबर 1946 को भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं होने से पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिरोध के रूप में भाग नहीं लिया। इसलिए यहाँ पर केवल नेहरू और उसके साथ 11 सदस्यों को ही रखा गया, एक कमांडर इन चीफ को और एक गवर्नर जनरल अथवा वाइसराय को रखा गया। मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकाट करने के कारण उन्होंने 14 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में चेंज हो रही है, उसको स्थापित किया। इस इंटरिम गवर्नमेंट का पाकिस्तान की अस्वीकृति के साथ और मुस्लिम लीग को संविधान सभा के गठन के लिए तैयार करने के लिए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया और यह पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को हुआ। यह आपको ध्यान रखना है कि अंतरिम सरकार का पहली बार और आखिरी बार पुनर्गठन कब किया गया? 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होने पर 11 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को बाहर किया गया। कौन से 3 मेंबर्स थे? ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि पुनर्गठन के पश्चात अंतरिम सरकार से किसको बहिष्कृत नहीं किया गया या बाहर नहीं किया गया। 3 व्यक्ति ये होंगे, एक अन्य नाम होगा। नंबर 1 सैयद अली जहीर को, नंबर 2 शरद चंद्र बोस को और नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। इनको अंतरिम सरकार से बाहर कर दिया गया
और मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट में पुनर्गठन के बाद शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद 14 मेंबर्स कौन थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस इंटरिम गवर्नमेंट में? हु वर द 14 मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट ऑन 26 अक्टूबर 1946? इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष, ये इनका अधिकृत नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। वाइस प्रेसिडेंट अथवा प्राइम मिनिस्टर भी आप इसको कॉल कर सकते हो। ऑफिशियल नेम वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसराय और इंटरिम गवर्नमेंट। सेकेंड, दूसरे व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना, अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री कौन था, सूचना मंत्री कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, खाद्यान्न और कृषि मंत्री कौन था, उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, अथवा श्रम मंत्री कौन था। बार बार पूछा गया, आरएस में भी पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खाद्यान्न और कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया। अपॉइंट किसके द्वारा किया गया आपको ध्यान रखना है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, वेवेल के द्वारा और देन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में जॉन मथाई को नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्री के रूप में अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को अपॉइंट किया गया, जो अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र सरकार दोनों में रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। लेबर मिनिस्टर के रूप में जगजीवन राम को अपॉइंट किया गया, जो अंतरिम सरकार में, जो ब्रिटिश भारत के अंतरिम सरकार में भी श्रम मंत्री थे और स्वतंत्र भारत की सरकार में भी श्रम मंत्री थे। यह आपको ध्यान रखना है। 4 व्यक्ति जो विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बलदेव सिंह जगजीवन राम, ये लगातार उन दोनों ही अंतरिम सरकारों में 5 व्यक्ति मंत्री थे। अरुणा आसफ अली को रेलवे मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्री के रूप में सी राजगोपालाचारी को अपॉइंट किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। खान और बंदरगाह मंत्री के रूप में एच.जे. भाभा को नियुक्त किया गया। ये 9 व्यक्ति, खान एवं बंदरगाह मंत्री एच.जे. भाभा, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी 2, रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली 3, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम 4, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह 5, उद्योग व आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई 6, खाद्यान्न व कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 7, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 8 और उपाध्यक्ष अथवा विदेश मामलों, राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री जवाहरलाल नेहरू 9 व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे तथा 5 व्यक्ति मुस्लिम लीग से थे। नंबर 1, संचार मंत्री के रूप में अब्दुल रब नस्तार को नियुक्त किया गया। व्यापार और वाणिज्य मंत्री के रूप में आई चुंद्रीकर को अपॉइंट किया गया। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब्बास अली खान को नियुक्त किया गया और कानून मंत्री अथवा विधि मंत्री के रूप में जोगेंद्र नाथ मंडल को नियुक्त किया गया। इस अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे तथा स्वतंत्र अंतरिम सरकार में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कानून मंत्री अथवा विधि मंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना। तो ये 14 मेंबर्स 26 अक्टूबर 1946 की अंतरिम सरकार के मंत्री थे। देन स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, ये स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना 15 अगस्त 1947 को। इस मंत्रिमंडल में भी 14 मेंबर्स रखे गए। मुस्लिम लीग से एक भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का पुनर्गठन हो चुका है और भारत के लिए अलग संविधान सभा का पुनर्गठन हो चुका है। इसलिए ये सभी व्यक्ति भारत के मंत्री हैं अथवा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के मंत्री हैं। नेहरू का पदनाम और कार्यभार नहीं बदला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अथवा राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों के मंत्री थे। इस अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। इस सरकार में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। इस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयं कृषि और खाद्यान्न मंत्री का मंत्रालय प्रदान किया गया। बलदेव सिंह को, जो अंतरिम सरकार में पहले भी मंत्री थे, अभी भी रक्षा मंत्रालय उन्हें प्रदान किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, अंतरिम सरकार, ब्रिटिश भारत के अंतरिम सरकार में भी वो श्रम मंत्री थे और अब भी वो श्रम मंत्री हैं। रेलवे और परिवहन मंत्री जो अरुणा आसफ अली थी, उनके स्थान पर जॉन मथाई को रेलवे व परिवहन मंत्रालय प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री जो पहले
राजगोपालाचारी थे। उनके स्थान पर मौलाना आज़ाद को, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री के रूप में VN गॉडगिल को अपॉइंट किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। HC भाभा को वाणिज्य मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री, कानून मंत्री के लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा से थे, उन्हें कांग्रेस के द्वारा लिबरल व्यू में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में RK षणमुखम चेट्टी को नियुक्त किया गया, जिनके स्थान पर पहले ब्रिटिश इंडिया की अंतरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान थे। अब RK षणमुखम चेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में अपॉइंट किया गया। तो ये थी अंतरिम सरकार, ब्रिटिश भारत की अंतरिम सरकार। ब्रिटिश भारत क्या था, औपनिवेशिक भारत क्या था, अंतरिम सरकार क्या थी, इसके बारे में हमने परिचर्चा की। ब्रिटिश भारत की अंतरिम सरकार में कौन शामिल थी, क्या उसका प्रावधान था। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में कौन थे, क्या प्रावधान था। अगर आप इन व्याख्यानों से संबंधित प्रश्नोत्तरी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना होगा, जिसके माध्यम से आप क्विज से जुड़ सकते हैं और कंपटीशन की दृष्टि से प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।